हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी, जिसके लिए हमारा पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुके हैं इस चैप्टर का, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीलंका की। इससे पहले हम बेल्जियम की बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में, तो हम बात करेंगे श्रीलंका की। तो श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो ये एक द्वीपीय देश है जो कि तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसकी अगर हम जनसंख्या की बात करें, इसकी आबादी की बात करें तो लगभग 2 करोड़, जो कि हरियाणा के बराबर है। ठीक है। और श्रीलंका में भी श्रीलंका की आबादी में कई जातीय समूह भी के लोग रहते हैं। अगर हम दक्षिण एशिया के अन्य देशों की बात करते हैं, उसकी तरह श्रीलंका के अंदर भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। लेकिन जो मुख्य सामाजिक समूह है वो सीलियों का है। ठीक है, जो 74% है, मतलब 74% है। उसके बाद तमिलों का आता है जो कि टोटल 18% है। अब जो तमिल है इनके भी 2 वर्ग हैं। पहला श्रीलंकाई तमिल, दूसरा आपका आता है हिंदुस्तानी तमिल। ठीक है। अब जो श्रीलंकाई तमिल है उनका जो प्रतिशत है वो 13% है, और जो हिंदुस्तानी तमिल है उनका प्रतिशत 5% है। ठीक है। अब हिंदुस्तानी तमिल कौन है? तो औपनिवेशिक काल के दौरान, मतलब कि जब भारत क्या था, गुलाम था अंग्रेजों का, औपनिवेशिक काल के दौरान तो क्या हुआ, भारत से श्रीलंका में काम करवाने के लिए लोगों को, बगानों में काम करवाने के लिए लोगों को श्रीलंका में लाया गया। ठीक है। अब उनकी जो संतान है जो श्रीलंका में पैदा हुई, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? हिंदुस्तानी तमिल कहा जाता है। ठीक है, समझ नहीं आता, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। अब आगे हम बात करते हैं। तो अधिकतर जो सीली भाषी लोग थे वो बौद्ध थे। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानते थे। जबकि अगर हम बात करें तमिल भाषी लोगों की तो ये मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे। ठीक है ना। और श्रीलंका में 7% लोग ईसाई भी थे, ईसाई भी हैं। ठीक है, जो सीली और तमिल दोनों बोलते हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, जो कि श्रीलंका के लिए एक समस्या भी थी। तो यहाँ पर पहले बहुसंख्यकवाद का मतलब समझो, फिर हम आगे बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो समुदाय बहुसंख्यक में है तो वो देश के अंदर मनचाहे ढंग से शासन कर सकता है, और इसके लिए वो जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनकी ज़रूरतों को, उनकी इच्छाओं की क्या अवहेलना भी है वो कर सकता है। ठीक है ना। तो ये श्रीलंका में भी हुआ है। ठीक है, जो तमिल लोग हैं उनकी जो इच्छाएं, उनकी ज़रूरतें, उसकी अवहेलना की गई। ठीक है, और शासन पर जो सीली समुदाय उन्होंने प्रभुत्व कायम करा। ठीक है ना, वही टॉपिक हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं श्रीलंका की, तो ये 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। और श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये 1948 में क्या बना, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, देश बना। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, अपनी बहुसंख्या के आधार पर, अपने बल पर सीली समुदाय के नेताओं ने शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। ठीक है, जो श्रीलंका में सीली लोग हैं, सीली भाषी लोग हैं, उन्होंने क्या, अपनी बहुसंख्या के बल पर सीली समुदाय के नेताओं ने क्या करा, शासन पर प्रभुत्व जमाना, कब्जा करना चाहा। ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ, लोकतांत्रिक रूप से जो निर्वाचित सरकार थी, सीली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। ठीक है, मतलब कि बहुसंख्यक के लिए कई कदम उठाए गए। ठीक है, लोकतांत्रिक रूप से जो निर्वाचित सरकार थी उसके द्वारा। तो क्या होता है, सन 1956 में एक नया कानून बनाया गया, जिसके जरिए क्या किया गया, जो सीली भाषा है उसको एक मात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, और जो तमिल है उनको दरकिनार कर दिया गया। ठीक है। और यहाँ तक ही नहीं, और आगे क्या हुआ, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में भी सीलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी बनाई गई। ठीक है, मतलब कि जो विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी हैं, सरकारी नौकरियाँ हैं, वहाँ पर जो सीली भाषी लोग हैं उनको प्राथमिकता दी गई। ठीक है, देने की नीति चली, और बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। ठीक है, हमने देखा पहले ही कि जो सीली लोग हैं वो अधिकतर बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, और बौद्ध, तो यहाँ पर क्या, इस जो कानून बनाया गया 1956 में, तो या इसके तहत 1956 में कानून बनाया गया, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, हमने काफ़ी देखा, तो बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा भी दिया गया इसी के जरिए। ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी देखा, जो भी फैसले आए वो किसके लिए आए, वो सीली लोगों के लिए आए। ठीक है, सीली भाषी लोगों के लिए आए। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक करके जितने भी फैसले आए, जितने भी सरकारी फैसले आए, श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर के उन्हें बेगानापन बढ़ा। ठीक है, क्योंकि जो भी फैसले आए थे वो किसके फेवर में थे, वो सीलियों के लिए थे, सीलियों के फेवर में थे। ठीक है। अब परिणाम क्या निकल कर आया, परिणाम ये हुआ कि तमिल और सीली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए, क्योंकि सारे सरकार जो थी, सारे फैसले किसके लिए ले रही थी, वो सीली समुदाय के लिए ले रही थी, क्योंकि वो बहुसंख्यक में थे। ठीक है, और बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था।
अब यहाँ पर क्या हुआ, श्रीलंका में हो गया संघर्ष। अब क्या हुआ, श्रीलंकाई तमिलों में अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। तो श्रीलंकाई तमिल हैं, उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता और हासिल करने और शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर इन्होंने क्या करा, संघर्ष किया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, तमिल को राजभाषा बनाने के लिए, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने के लिए और शिक्षा और रोजगार में समान अवसर पाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। ठीक है, लेकिन उनकी मांगों को क्या कर दिया भाई, लगातार नकारा गया। ठीक है, उनकी जो भी मांग थी उसको हर बार मना कर दिया गया, नकार दिया गया। ठीक है, अब होता क्या है, 1980 के दशक तक उत्तर पूर्व श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम, ठीक है, सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। अब आगे हम बात करें तो श्रीलंका में दो समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। जो श्रीलंका में दो बड़े समुदाय थे, ठीक है, हमने बात करी तमिल की और शिल्लियों की, तो उनके बीच में क्या हुआ भाई, पारस्परिक अविश्वास जो था वो बड़े टकराव में बदल गया और जो टकराव था एक गहराई युद्ध में बदल गया। अब इस गहराई युद्ध से क्या हुआ, दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। ठीक है, मारे जा चुके हैं किसकी वजह से, इस गहराई युद्ध की वजह से। और अनेक लोग परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। ठीक है, किसी दूसरे देश में जाकर पनाह लेने लगे और इसमें भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी भी चौपट हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जो बहुत ज़्यादा लोगों की जो रोजी रोटी है वो भी चौपट हो गई और गहराई उससे मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे बेल्जियम ने किस प्रकार से इसका सोल्यूशन की जो समस्या वहाँ पर थी, लेकिन श्रीलंका में किस प्रकार से यहाँ पर इसका निपटान किया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, ठीक है, वही हम बात करें बेल्जियम की तो सक्सेसफुल रहा। ठीक है, समस्या से बाहर आने के लिए वही जो श्रीलंका था वो फेल रहा। ठीक है ना, जो फर्क तरीके का होता है किस प्रकार से जो देश की जनसंख्या किस प्रकार से हम हैंडल कर रहे हैं और किस प्रकार से उनके अधिकारों की हम रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया तक। तो आपने क्या सीखा इस आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, श्रीलंका वाले टॉपिक से और बेल्जियम वाले टॉपिक से। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर कुछ डाउट होता है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसका एक और पार्ट आने वाला है इस चैप्टर का, वो चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आप मेरे साथ कुछ भी पूछ सकते हो और आपको नोट्स चाहिए कुछ भी तो काम मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।